हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संस्कृत के व्यंजन वर्ण। सबसे पहले हम संस्कृत में व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं ये जानेंगे। इसके बाद जो है हमारा संस्कृत में व्यंजन वर्णों से संबंधित किस प्रकार का प्रश्न बनता है वो भी जानेंगे, चाहे वो क्लास 6 लेवल से का हो, चाहे 7th का हो, या 10th का, या 12th का, या हमारा टीजीटी लेवल पर। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, तब आप लोगों को समझ में आएगा। कोई भी भाषा है, चाहे इंग्लिश है, ठीक है, या फिर हमारा हिंदी है, ठीक, या फिर हमारा क्या हो गया, संस्कृत हो गया, सबकी क्या है, अपनी अपनी एक भाषा है। संस्कृत का ग्रामर अलग है, हिंदी का अलग है, इंग्लिश का अलग है, सबका जो है ग्रामर अलग अलग है। क्यों? क्योंकि भाषा क्या है, अलग अलग है। तो जब भाषा अलग है तो ग्रामर भी अलग अलग होगा, और भाषा को मजबूत बनाने के लिए हमें सबसे पहले उस विषय के ग्रामर को समझना पड़ता है। तो अब मैंने संस्कृत का व्याकरण ही टॉपिक पहले इसलिए उठाया है ताकि कोई भी बच्चा है वो संस्कृत ग्रामर उसको समझ में नहीं आती है, तो संस्कृत ग्रामर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं या डाउट हैं वो सारे सेशन में आप लोगों को यहाँ कराऊंगी। तो इंग्लिश में जिस तरह हम पिछला जो वीडियो हम लोग पढ़े थे कि जैसे इंग्लिश में A to Z जो है उसका अल्फाबेट है, और हिंदी में अ से ज्ञ तक जो है उसकी वर्णमाला है, उसी तरह हमारी संस्कृत में अ से लेके ल यानी आयुड़ से लेके जो हम पढ़ते हैं, पाणिनि जी जो है हमारे जो संस्कृत वर्णमाला है उसके जन्मदाता है। और जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं संस्कृत के स्वर वर्ण, उसको देखेंगे तो आप लोगों का सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो किसी भी भाषा का सबसे मूल आधार उसकी वर्णमाला होती है। तो वर्णमाला में क्या क्या आता है, एक पहला तो आता है हमारा स्वर। क्या आता है? स्वर आता है, और क्या आता है? व्यंजन आता है। तो स्वर वर्ण कौन कौन से हैं, और क्या है हमारा व्यंजन। कोई भी भाषा है उसकी जो वर्णमाला है, उस वर्णमाला में हमारा क्या आएगा, एक पहले नंबर पे स्वर आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, व्यंजन आएगा। और स्वर और व्यंजन जो है वर्ण, उनको मिला के ही हमारा क्या बनता है, वर्णमाला बनता है। तो किसी भी जैसे घर है उसकी जब नींव डालते हैं, तो उसी तरह जो ये भाषा है उसका जो व्याकरण है, वर्णमाला समझिए किसका काम करती है, नींव का काम करती है। कि जैसे नींव, घर बनाने के लिए नींव बनाई जाती है, उसी प्रकार कोई भी भाषा है उसको मजबूत बनाने के लिए उसके वर्णों का होना जो है अत्यंत आवश्यक है। और वो वर्ण कौन कौन से होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं और व्यंजन वर्ण होते हैं। तो दो भागों में बटे होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या होते हैं, अपने आप में क्या होते हैं, परिपूर्ण होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। लेकिन जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, स्वरों पे आधारित होते हैं। बिना स्वर की सहायता से संस्कृत में जो व्यंजन वर्ण है वो नहीं बोले जाते हैं। लेकिन आज हम यहाँ ये बात करने वाले हैं कि संस्कृत के व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कोई भी भाषा है उसका व्याकरण है, तो उसमें जो उसकी जो वर्णमाला होती है उसमें स्वर वर्ण आते हैं और व्यंजन वर्ण आते हैं। तो स्वर वर्णों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं हमारे, पाणिनि जी, मैंने आप लोगों को कहानी बताई थी कि पाणिनि जी को जब पता चला कि मुझे जो है विद्या बहुत कम है, मेरे पास नहीं है, तो उनको बात क्या है लग गई, तो उन्होंने शिव जी की तपस्या की, और शिव जी ने प्रसन्न होकर अपना जो डमरू है 14 बार बजाया। उस 14 बार डमरू को बजाने पे जो उनको सुनाई दी ध्वनिया, उसको उन्होंने कितने भागों में बांट दिया, 14 भागों में बांट दिया। या यूं कह लीजिए आप कि संस्कृत वर्णमाला के जो 14 बार बजाया डमरू, उसी 14 बार को इन्होंने जो है 14 सूत्रों में संस्कृत की वर्णमाला रच डाली, और उसी वर्णमाला के आधार पे हमारे पूरे संस्कृत जगत की नींव पड़ी हुई है। तो उसमें जो पहला 4 सूत्र था, अयुण, रिलिक, एवोंग और एवोच, वो तो हमारा स्वर वर्ण में चला जाता है। अब व्यंजन वर्ण में और उससे जो संबंधित प्रश्न बनते हैं वो भी मैं बता चुकी हूँ, तो आप लोग वीडियो जाके देख लीजिएगा। अब है कि व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण हमारा कहाँ से शुरू होता है कि 4 सूत्र तो उन्होंने किसके दे दिए, स्वर वर्ण के दे दिए। 4 जो सूत्र हैं वो किसके लिए दिए, उसमें कौन कौन से वर्ण है, स्वर वर्ण है। अब हमारा जो 5वां सूत्र होता है, ह य व र ट, ह य व र ट, ये हमारा पाणिनि जी का जो 5वां सूत्र है। यहाँ से हमारा संस्कृत वर्णमाला के जो व्यंजन वर्ण होते हैं उसकी शुरुआत होती है। तो 5वां जो हमारा सूत्र है, ह य व र ट, ये क्या है, इसमें हमारे सारे क्या है, व्यंजन वर्ण है। फिर है हमारा छठा हमारा सूत्र है ल, ये जो हमारा अंत में ये वर्ण हलंत लगा हुआ है क्या कहलाता है, इत्त संज्ञक वर्ण कहलाता है। इनका काम क्या है, प्रत्याहार बनाने के लिए। क्या काम है इनका, प्रत्याहार बनाने के लिए। तब देखिए ये 5वां सूत्र है ह य व र ट, छठा है लड़, और 7वां क्या है, य म अंगा, य म अंगा, ड़ न म झ भ इया घ ड़, क्या है, घ ण ढ स
फिर है हमारा 10वां सूत्र ज ब ग ड़ द स, जब गढ़ द, ये हमारा क्या है? 10वां सूत्र है। 11वां है हमारा, 11वां सूत्र है हमारा ख प छ ठ ठ च ट त व। ये जो है सबसे कठिन लगता है, खप छठ ठच तत तव। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, खपच 3 वर्ण लेके, ठच ततव, ठीक है? या फिर एक एक करके याद कर लीजिए, मुझे तो कंफ्यूजन हो जाती है, तो मैं इस वाले को जो है एक एक करके याद की हूँ। ख प छ ठ ठ च त त व। हमारा 12वां सूत्र क्या है? 13वां सूत्र, 14वां सूत्र। हमारा जो 12वां सूत्र है क प य, 13वां है हमारा स स स र, और 14वां सूत्र है हमारा ह ल, ठीक है? ये हमारा जो पाणिनि जी ने शिव जी की जब तपस्या की, तो शिव जी प्रसन्न होकर जब उन्होंने अपना 14 बार डमरू बजाया, तो 4 सूत्रों में तो उन्होंने स्वर वर्णों की रचना कर दी, लेकिन जो 5वें से लेकर 14वां सूत्र है, या यूं कह लीजिए बाकी के जो 10 सूत्र है, अब यहाँ से लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो बाद के 10 सूत्र हैं, शुरू के 4 सूत्रों को छोड़ के, उसमें हमारे क्या है? व्यंजन वर्ण है। क्या है? व्यंजन वर्ण है। इन व्यंजन वर्णों को संस्कृत में जो है क्या क्या कहा जाता है, ये भी जानेंगे। इससे पहले आप लोग इसको 1 2 3 बार पढ़ लीजिए। 5वां सूत्र है हमारा हयवरट, हयवरट। 6ठा है लड़। 7वां है यमंग अड़नम, य म अंगाड़ न म, झ भ इया घ ढ स, ज ब ग ड़ द स, ख प छ ठ ख च त त व, क प य स स स र ह ल। ये हमारा क्या है? संस्कृत का कह लीजिए व्यंजन वर्ण है। क्या है ये जो वर्ण है संस्कृत के क्या है? व्यंजन वर्ण है, जो किसके द्वारा दिए गए हैं? पाणिनि जी के द्वारा दिए गए हैं। इसको जो है शिव सूत्र भी बोला जाता है, माहेश्वर सूत्र भी बोला जाता है, प्रत्याहार सूत्र भी बोला जाता है। इसकी भी मैं अलग से एक वीडियो लूंगी कि पूरी वर्णमाला पे हमारा क्या क्या जो है प्रश्न बनता है। हमारा वीडियो अगला वही रहेगा, लेकिन यहाँ सिर्फ अभी बात व्यंजन वर्ण की हुई है। तो ये 5वें सूत्र से 14वें सूत्र या बाकी के जो 10 सूत्र है वो हमारे व्यंजन वर्ण से संबंधित वर्ण है। अब ये जो हमारा शुरू का जो सूत्र है ह य वरट, यहाँ पे देखिए ये जो ह है और ये जो य है, इस ह को तो छोड़ देंगे, लेकिन जो ये य है और ये जो र है, इसको इन 2 सूत्रों में हमारा जो है एक प्रत्याहार बनता है, यड़ प्रत्याहार। क्या बनता है? यड़ प्रत्याहार। इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? यड़ बोलते हैं। और यड़ को हम और क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण, ठीक है? कौन कौन से हैं? देखिए य व र, इस ट को हम छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इत संज्ञक वर्ण है और इसका काम क्या है? इसे प्रत्याहार बनाना है। फिर हमारा आ गया अगला वर्ण ल, और ये जो ड़ है इसको भी हम छोड़ देंगे। तो ये जो 5वां और 6ठा सूत्र है हया वरट और लड़, इन 2 सूत्रों से हमारा एक प्रत्याहार बनता है, यड़ प्रत्याहार। और यड़ प्रत्याहार को हम जो है अंतस्थ वर्ण भी बोलते हैं। और इस अंतस्थ वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? 4 वर्ण आते हैं, य व र ल। तो ये जो हमारा 4 वर्ण है अंतस्थ वर्ण का, वो क्या है? कितने हैं? 4 है अंतस्थ। अब है हमारा 7वां सूत्र। इसमें देखिए हमारा सारा जो है 5वां जो अंगा इया, कवर्ग का अंगा है, चवर्ग का इया है, टवर्ग का अड़ा है, टवर्ग का न है, पवर्ग का म है। यानी जो हमारा 5वां सूत्र है अंगा वाला, अंगा इया अड़ा न म, जो नाक से बोला जाता है, वो कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे। और 8वें नंबर पे क्या है हमारा? झ ब इया घ ढ स। ये जो 2 सूत्र हैं 8वां और 9वां, इसमें देखिए आपको चौथा वर्ण मिलेगा, भ झ इया। इया को छोड़ दीजिए, ये क्या है हमारा? इत संज्ञक वर्ण है, इसको नहीं लेंगे। झ भ क्या है? चौथा वर्ण है। और ये छ ज झ का चवर्ग का जो है चौथा वर्ण है। और ये प फ ब भ पवर्ग का चौथा वर्ण है। घ कवर्ग का चौथा वर्ण है। ऐसे ढ जो है टवर्ग का है, और ये जो ध है टवर्ग का है, ठीक है? यानी 8वें और 9वें सूत्र में हमें कौन से वर्ण दिख रहे हैं? हिंदी वर्णमाला का जो चौथा वर्ण होता है वो दिख रहा है। फिर आता है 10वां सूत्र। जो 10वां सूत्र है हमारा जब गढ़ 10, इसमें आप लोगों को देखिए तीसरा वर्ण दिख रहा होगा, जो ये ज है च छ ज, पढ़ते हैं ना? तीसरे नंबर पे आ रहा है ब प फ ब, तीसरे नंबर पे आ रहा है ग क ख ग घ आ रहा है। ऐसे ही टठ डड़ा
ये द जो है तथा त वर्ग का है, यानी जो 10वां सूत्र है इसमें हमारा जो है हिंदी वर्णमाला का जो तीसरा वर्ण है वो आ रहा है। फिर इसी प्रकार देखिए क फ छ ठ थ च त त और क प, ये क्या है? मिक्स है, रिमिक्स यूं समझ लीजिए, मिक्स है। 11वां सूत्र और 12वां सूत्र, इसमें क्या हमारा पहला वर्ण और दूसरा वर्ण दोनों है। देखिए क है पहला वर्ग, च देखिए पहला वर्ग है, ट पहला वर्ग है, त पहला वर्ग है, और जो है हमारा अब देखिए ख दूसरा वर्ग है, ख भी दूसरा है, ये भी दूसरा है, ये भी दूसरा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जो हमारा 11वां और 12वां सूत्र है, हिंदी वर्णमाला का जो हमारा पहला वर्ण और दूसरा वर्ण होता है वो मिल रहा है। फिर ये 13वें सूत्र में क्या है हमारा स यानी जो हमारा नीचे ऊष्म वर्ण बोलते हैं, जिसको हिंदी वर्णमाला में जिसको हम ऊष्म वर्ण बोलते हैं, वो हमारा नीचे 13वें और 14वें सूत्र में आ रहा है। तो ये जो स है और ये जो ल है, इससे भी हमारा एक प्रत्याहार बनता है सल। क्या बनता है? सल। इसमें भी कितने वर्ण हैं? 4, और इसको हम और क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्म वर्ण बोलते हैं। और कौन कौन से वर्ण आगे हमारा? तीनों स है, ठीक, और र जो है नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये क्या है? इत संज्ञक वर्ण है। और क्या आ गया? ह आ गया। ल भी क्या है हमारा? इत संज्ञक वर्ण है। ठीक है, तो हमारा जितना भी है यहाँ पे ये जो यण है अंतस्थ वर्ण कहलाएगा, और जो हमारा 13वां और 14वें सूत्र से जो हमारा सल प्रत्याहार बन रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। तो कुल मिला के यही बात आती है कि जैसे हमारा इंग्लिश में A to Z है, उसमें जो A-E-I-O-U ये तो पांचों क्या है? वॉवेल्स हैं। इसके अलावा जो 21 बचता है हमारा B-C-D-F-G-H-J-K-L-M-N-O को छोड़ दीजिए, P-Q-R-S-T-V-W-X-Y-Z, ये सारे 21 क्या कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। वैसे ये संस्कृत में हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है या व्यंजन वर्ण है। हिंदी में जिस प्रकार स्वर वर्ण अ से अह है, अ आ इ ई उ उ ऋ ए ऐ ओ औ अंक अह, ये हमारा किसमें आता है? हिंदी वर्णमाला का स्वर वर्णों में आता है। लेकिन जो क से लेके हमारा ज्ञ तक आता है, क ख ग अंगा च छ ज ज इया ट ठ ड अड़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स स स स ह छ त्र ज्ञ, ये क्या हमारा किसमें आता है? कॉन्सोनेंट में आता है या व्यंजन वर्ण में आता है। तो जैसे हिंदी में हमारा स्वर वर्ण है और व्यंजन वर्ण है, और जिस तरह हमारा इंग्लिश में स्वर वर्ण है और व्यंजन वर्ण है, या कह लीजिए वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट है, उसी प्रकार हमारा संस्कृत में भी 14 जो सूत्र बने हैं हमारे, उसमें जो है पहला अ वर्ण है और आखिरी क्या है? ल है। अब हम चारों सूत्र भी देख लीजिए, यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आप पहला सूत्र पढ़े होंगे, अ इ उ ड़ ऋ ऋ क ए ओ अंगा ऐ औ च, ये हमारा जो 4 सूत्र है शुरू का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये जो चारों सूत्र हैं और ये 5वें से लेके 14वें तक, ये तो हमारे किसमें चले आते हैं? स्वर वर्ण में। इसमें स्वर वर्ण में। अब ये जो 5वें सूत्र से लेके 14वें तक कह लीजिए, ये क्या है हमारा? व्यंजन वर्ण है। क्या है? व्यंजन वर्ण है। ठीक है, अब तो बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो ये शुरुआत कहाँ से? अ से है, ठीक, और अंत किस पे है? ल पे है। तो अ से शुरू है, ल पे खत्म है। अब जैसे हिंदी में अ से शुरू है और ज्ञ पे खत्म है, तो अ से ज्ञ बोलते हैं। ऐसे इंग्लिश में ए से शुरू है, जेड पे खत्म है, तो A to Z बोलते हैं। तो इसी तरह इस अ को लेंगे और इस ल को लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा? अल। क्या बन गया? अल बन गया। क्या बन गया? अल, यानी अ से ल तक। ये किसकी वर्णमाला है? संस्कृत की। तो संस्कृत की भी वर्णमाला है, उसको हम संक्षेप में क्या बोलते हैं? अल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आ से ल तो नहीं बोलते हैं, अल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल। तो जब भी अल बात आएगी तो इसका मतलब क्या है कि संस्कृत वर्णमाला का पूरा डिटेल इसके अंदर है, यानी अल कह दिया गया तो इसका मतलब यही हुआ कि संस्कृत के इसमें जो है सारे स्वर वर्ण भी हैं और व्यंजन वर्ण भी हैं। तो कुल मिला के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जैसे हिंदी का है, जैसे हिंदी की वर्णमाला है, इंग्लिश की वर्णमाला है, वैसे ही हमारा क्या है? संस्कृत की भी वर्णमाला है। पहले 4 सूत्रों में स्वर वर्ण है, अ उड़ ऋलिक ए ओ अंगा ए ओ च, ये तो स्वर वर्ण है चारों सूत्रों में। और ये जो हमारा हय वरट लड़ इयमंग गणनम जब इया गड़ दस जब गड़ दस खप छठ थ च ट त व क प य स स स र ह ल, ये क्या है हमारा?
व्यंजन वर्ण है। क्या है? व्यंजन वर्ण है। तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को मिला के ही हमारा क्या होता है? संस्कृत वर्णमाला का निर्माण होता है। और कोई भी वर्णमाला होगी तो उसमें स्वर और व्यंजन वर्ण दोनों ही रहते हैं। तो संस्कृत वर्णमाला को रचना किसने की? पाणिनि जी ने की। और संस्कृत वर्णमाला में पहले 4 सूत्रों में कौन से वर्ण है? स्वर वर्ण है, जिसे हम अच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच बोलते हैं। अब ये अ ले लीजिए, च ले लीजिए। तो संस्कृत में स्वरों को क्या बोलते हैं? अच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच बोलते हैं। और ये व्यंजन को क्या बोलते हैं? ह लिया इसका पहला वर्ण, ये वाला, और क्या लिया? ल लिया। तो हमारा क्या हो गया? हल। क्या हो गया? हल। जब हल कह दिया तो इसका मतलब कि इसमें सारा क्या है? हमारा व्यंजन वर्ण है। क्या है? सारे व्यंजन वर्ण हमारा हल प्रत्याहार में है। और आप लोगों को फिर से बता दूं, ये जो र है, क है, हलंत लगा हुआ, अंगा है, च है, यहाँ पे ट है, यहाँ पे ड़ है, यहाँ पे म है, इया है, स है, मूर्धन्य स, ये बड़ा स, ये व, ये यहाँ पे य, और यहाँ पे र, और यहाँ पे ये ल। ये सारे क्या कहलाते हैं? जितने भी आखिरी में हमारा हलंत लगा हुआ वर्ण है, इसको संस्कृत में इत संज्ञक वर्ण कहा जाता है। ठीक है? क्या कहा जाता है? इत संज्ञक वर्ण। और इन वर्णों का काम क्या है? सिर्फ प्रत्याहार बनाने के लिए योग। इन वर्णों का प्रयोग कब होता है? जब हमें कोई प्रत्याहार बनाना होता है तब प्रयोग होता है, और नहीं तो इन वर्णों को लिखा नहीं जाता है। जैसे अयुण अच बोले तो अच में हमारा अ ई उ लिखाएगा, रील रील लिखाएगा, ए ओ लिखाएगा, अ औ लिखाएगा। लेकिन जो ये हलंत वाला है, अणा क अंगा च, ये नहीं लिखाएगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग सिर्फ क्या है? प्रत्याहार बनाने के लिए या सूत्र बनाने के लिए। आप शॉर्ट तरीके में आप इस तरह आप समझ सकते हैं। बाकी जो है लिखेंगे, लेकिन ये जो हलंत वाले वर्ण है इसको हम नहीं लिखेंगे। अब जैसे अच प्रत्याहार बोले तो देखिए च ये हलंत लगा हुआ दिख रहा है ना, तो अब अच क्या है? प्रत्याहार है। ठीक है? अब ये हल देखिए, पहला वर्ण ह है और दूसरा जो है ल, हलंत वाला है, हल है ना। तो यानी इसका प्रयोग क्या हुआ है? सिर्फ प्रत्याहार बनाने में हुआ है। अब यहाँ पे यड़ बोला गया तो ये लिया गया ड़, ये हलंत वाला ड़ है। देखिए यहाँ बीच में भी आपको ड़ मिलेगा। देखिए यहाँ पे अंगा वाले में इया म अंगा ड़ है ना, लेकिन हलंत नहीं लगा इसमें, इसमें लगा है। तो जो हलंत लगा होगा उसका तो प्रत्याहार बनेगा, और जो हलंत बिना हलंत वाला होगा उसको जो है संस्कृत वर्णमाला में लिखा जाएगा। तो आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी ड़ है, यहाँ पे भी ड़ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी ड़ है। तो ये जो दोनों ड़ है इससे तो प्रत्याहार या सूत्र बन जाएगा, लेकिन इस ड़ का प्रयोग क्या होगा? लिखने में होगा। इन दोनों ड़ का प्रयोग लिखने में नहीं होगा। ठीक? कुल मिला के मेरे समझाने का मतलब बस यही है कि जो भी हमारा 14 सूत्र है, 14 सूत्रों के अंत में जो हमारा हलंत लगा हुआ वर्ण है वो क्या है? संस्कृत में सिर्फ प्रत्याहार बनाने के लिए इत संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। इनका प्रयोग लिखने में नहीं होता है, सिर्फ प्रत्याहार बनाने के लिए होता है। और उससे पहले के जितने वर्ण है वो सब हम लिख के शब्द बनाते हैं, पद बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, सारी रचना हम उन्हीं वर्णों से करते हैं। तो आई होप आप लोगों को जो है आज की वीडियो समझ में आई होगी कि संस्कृत की भी अपनी वर्णमाला है, संस्कृत के भी अपने स्वर वर्ण है, और संस्कृत के भी अपने व्यंजन वर्ण है। बस बात क्या है कि थोड़े से जो वर्ण है इधर उधर है, उनका जो क्रम है वो अलग है, हिंदी से अलग है। तो इस वर्णमाला को हम जितना जल्दी सीख लेंगे उतनी जल्दी हमारे लिए संस्कृत क्या होगी? सरल लगने लगेगी। तो संस्कृत को सरल बनाने के लिए मेरा जो ये कह लीजिए योगदान है, उसमें आप लोग जो है सपोर्ट करिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि हर किसी बच्चे को संस्कृत समझ में आए। और जो बच्चे शुरुआती हैं उनके लिए मैंने चैनल बनाया, क्योंकि मैंने संस्कृत को सीखने में जो कठिनाइयां महसूस की हैं उसी के, या कह लीजिए मेरा जो अनुभव रहा है उसी को मैं जो यहाँ पे आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो इसमें आप लोग सीखिए और संस्कृत से जो लगाव है वो बढ़ाइए। और जो लोग संस्कृत लिए हैं उनको जो है मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे तरफ से वो लोग एक एक बाकी जरूर ले ले अपने लिए, क्योंकि संस्कृत को पहले ही हवा बना के बोलते हैं बहुत कठिन है, तो मतलब आदमी पहले ही डर जाता है कि भैया इस रास्ते पे जाएंगे तो जब कठिनाई है तो जाएंगे कि वापस कर, मतलब कोई हिम्मत भी करता है तो उसको डरवाने वाले लोग 1000 लोग मिल जाएंगे, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत कम लोग मिलते हैं। तो संस्कृत को जो है आप जो है इजिली सीखिए, उसको कठिन मत समझिए। तब हमारे माइंड का खेल होता है कि जब हम चीज को कठिन समझने लगते हैं तो पहले ही कठिन लगने लगती है। हम इंग्लिश के कितने भी कठिन वर्ड होते हैं याद कर लेते हैं, हिंदी के भी याद कर लेते हैं, तो संस्कृत के क्यों नहीं याद कर पाते हैं? अरे संस्कृत को भी जब कांग्रेचुलेशन है, स्पेलिंग बड़ी, इंस्टीट्यूशन है, कितने सारे वर्ड जो है इंग्लिश में बड़े बड़े हैं, लेकिन उसको हम लर्न कर लेते हैं। क्यों? कई बार दोहराते हैं तेराते। क्या ये हिंदी में भी वही काम करते हैं? संस्कृत में नहीं कर सकते? अब एक ही वर्ड है उसको हम बार बार जब पढ़ेंगे तो हमें याद तो हो ही जाएगा, तो कठिन कहाँ से रहेगा? नहीं रहेगा। हमें प्रयास तो हर सब्जेक्ट में जैसे करना है तो वैसे संस्कृत में भी करना ही है। अब एक दो बार, अब कोई भी जो है सीख के कोई चीज नहीं आता है, इंग्लिश भी कोई सीख के नहीं आया, ना ही हिंदी कोई सीख के आया,
जो भी सीखा है यही पे सीखा है। जब वो बोलना शुरू कर दे तब बोलो पापा बोलो, तो पापा बोलते हैं, लेकिन अब वही पे बोलेंगे फादर बोलो, वो भी सिखाया जाता है। लेकिन कोई ये नहीं कहेगा पिता भी बोलो, तो ये क्या है, बहुत कम लोग बोलते हैं। तो बच्चे को हम लोग मॉडर्न तो बना रहे हैं, लेकिन अपने जो हमारी पारंपरिक चीजें हैं उससे दूर ना करें, तो उस चीज को भी लेके चलें। समाज है भाई, स्मार्टनेस चल रही है ठीक, अच्छी बात है, लेकिन जो हमारा कल्चर है वो पीछे नहीं हटना चाहिए, वो भी साथ में रहना चाहिए। क्योंकि हम कहीं भी जाते, कितना भी ट्रेंडिंग आ जाए, लेकिन वहां पे सिर्फ यदि एक कल्चर वाला आ जाता है तो उसके लिए लाखों तालियां बजती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने भारतीय परंपरा को निभा रहा है, उसको देख के एक प्राउड फील होता है। तो अपने आप को प्राउड फील कराने के लिए भी यदि आप संस्कृत ले रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशन, कि आप संस्कृत को ले रहे हैं, आप संस्कृत को आगे बढ़ा रहे हैं। और संस्कृत को कठिन बिल्कुल मत समझिए, मैं आ गई हूँ आप लोगों की दोस्त संस्कृत को समझाने के लिए। और मुझे जैसे जैसे समय मिलेगा मैं वीडियो डालती रहूंगी। बीच में मेरी तबीयत भी थोड़ी गड़बड़ हो जा रही है, तो अब घर का सारा काम भी है, सब कुछ मैनेज करना है, तो थोड़ा सपोर्ट करिएगा आप लोग। मिलते हैं अगली वीडियो में। संस्कृत वर्णमाला का जो पूरा जितना भी है टॉपिक, उससे जितने भी संबंधित प्रश्न बनेंगे वो सारे हम जानेंगे। और आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप लोगों को जो है वीडियो में जैसे बना रही हूँ स्टेप बाय स्टेप वैसे ही ठीक है, या फिर आप लोग किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि नहीं इस टॉपिक पे जरूरी है, तो वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मेरा जो हमेशा से कहना है कि लाइफ में जो है आगे बढ़िए, स्माइल करिए, पॉजिटिव माइंड रखिए और आगे बढ़िए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।